फोकस हो गया था। चलो, तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है हमारा चैप्टर, ठीक है। एक लेक्चर हो चुका इसका। कल हमने पढ़ा था कि डीएनए किससे बना होता है। हमें पता है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप, और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोस शुगर अगर मान लो आरएनए तो राइबोज, और डीएनए तो डीऑक्सीराइबोज। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या मतलब डिफरेंस है? सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होता है। किसमें? लो, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी मतलब डी हो रहा है ऑक्सीजन का, कल समझाया भी था और फिर भी भूल गए। डीएनए में ऑक्सीजन कम होता है ना एक, ठीक है। चलो, अब उसके बाद आप डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए तुम्हें जो इस तरह दिखाया जाता है ना, वो कैसे हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये वाला मॉडल कैसे बना, किसने इसकी खोज की थी, ठीक है। चलो, तो साइंटिस्ट के नाम मैंने सबसे पहले लिख रखे हैं यहाँ पे, फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने क्या काम करा था? पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था 1869 में। डीएनए आइडेंटिफाई करा, लेकिन उस टाइम इन्होंने नाम डीएनए नहीं दिया इसका, उस टाइम इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया इसको? न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद विल्किंस और फ्रैंकलिन आए, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की मदद से डीएनए को देखा, ठीक है। और वॉटसन और क्रिक ने उसका डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया, और जो कब दिया गया? 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया गया डीएनए का, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल क्या है? जिसमें दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पे लिपटे होते हैं, ठीक है। कैसे? समझो इसको। देखो, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कुछ इस तरह बना होता है। ऐसा ही होता है ना डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। एक घुमाव के अंदर एक जो राउंड होता है ना, उस राउंड के अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं। कितने? 10 इसमें मिलेंगे तो 10 उसमें, यानी एक पूरे सर्कल के अंदर 10 पेयर मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ए टी ए जी सी जी ए, कितनों के? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ए, ठीक है। तो कितने होते हैं टोटल? 10 पेयर होते हैं। ए के सामने हमेशा क्या आता है? टी, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी। बीच में कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है और टी। फिर टी के सामने फिर ए आएगा, फिर ए के सामने फिर टी आएगा, फिर ए के सामने फिर टी आएगा, फिर जी के सामने सी आएगा। लेकिन कितने बॉन्ड इस बार? कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हेलिक्स चलता है। इसके सामने फिर क्या आ जाएगा? जी, और फिर ऐसे ऐसे करके सी टी, ठीक है। जगह कम है यहाँ पे, तो कितने होते हैं टोटल? 10 होते हैं, ठीक है। एक पूरे घुमाव की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एक पूरे घुमाव की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितने हैं? 10। तो मैं बोलूं कि दो बेस पेयर के बीच की कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? पूरे घुमाव की तो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितने हैं? 10। तो कितना? 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। बताओ इतना समझ में आएगा तुम्हारी? अब इसका आता है डायमीटर। जो डायमीटर होता है इसका, यानी ये कितना होता है? ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। कितने एंगस्ट्रॉम का? 20 एंगस्ट्रॉम का। ये क्या है इसका? डबल हेलिक्स मॉडल। 1953 में वॉटसन, क्रिक, विल्किंस, फ्रैंकलिन, चारों का ये योगदान है वैसे तो इसमें। बस 2 ने एक्सरे टेक्निक की मदद से देखा था और 2 ने डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है कि दोनों कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, पता है, तो कल बता दिया था मैंने तुम्हें। क्या अगर एक 3' से 5' है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा?
मतलब अगर 3 से 5 यहाँ से है तो ये 5 से 3 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल होता है एक दूसरे के, ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं ना एक दूसरे के। डायमीटर कितना, जल्दी बोलो, पूरा डायमीटर कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10 की पावर, जल्दी बताओ, 10 की पावर -10 बताया था। नैनोमीटर में भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर, और एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर। तो मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, बताओ, एक ही बात है ना मीटर में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या लगा दो, एक पॉइंट लगा दो, तो एक कम हो जाएगी पावर, तो यानी 3.5 नैनोमीटर। नैनोमीटर में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हें पता है कि ए के सामने हमेशा टी आता है, जी के सामने हमेशा क्या आएगा, सी आएगा, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जी और सी के बीच में कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। जो इसकी बैकबोन होती है इस स्ट्रक्चर की, वो शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। किससे, शुगर प्लस फॉस्फेट। कौन सा चार्ज होता है डीएनए पे, निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप होता है वहां पे, फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज होता है इस पे। बताया था मैंने, कल वाली क्लास में भी यही बताया था, ठीक है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। फिर उसके बाद एंटी पैरेलल भी बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री भी मैंने समझा दिया, मतलब एक दूसरे, ए के सामने टी आएगा तो जी के सामने सी आएगा, ठीक है। बेस पेयर होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसमें, ठीक है। तो चलो ये सारी की सारी हो गई इसकी। उसके बाद नेक्स्ट चारगाफ रूल, ठीक है। चारगाफ रूल हमें क्या बताता है, चारगाफ रूल का एक रूल है, यानी प्यूरीन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। जितने प्यूरीन होंगे उतने ही क्या होंगे, पायरिमिडीन होंगे। यही क्या है, चारगाफ रूल, ठीक है। चारगाफ रूल यही तो होता है कि जितने पायरिमिडीन है उतने ही क्या है, पिरिमिडीन। अगर मान लो अमाउंट किसका, अमाउंट ऑफ एडेनिन का, वो किसके बराबर होगा, इसके सामने हमेशा क्या आता है, एडेनिन के, थाइमीन। भाई जितना एक अमाउंट होगा उतना ही थाइमीन का होगा, यही तो होता है। ए के सामने क्योंकि हमेशा क्या आता है, टी, टी के सामने हमेशा क्या आएगा, ए। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जी, या अमाउंट ऑफ जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी। यही तो चारगाफ रूल है नहीं भाई, यही ना चारगाफ रूल, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, क्वेश्चन किस तरह का आता है, देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रखा था इसमें, जैसे मान लो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देख लो, 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अगर इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर थाइमिन कितना है, 30% है, ठीक है। तो ये बोला कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ जी, जी की परसेंटेज पूछ रहा तुम्हारे से, ठीक है। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में थाइमिन कितना है, 30% है, तो गुआनिन बताना कितना है। चलो मुझे बताओ टोटल कितना होता है, 100%। टी कितना है, टी है हमारा 30%। 30% अगर टी है तो इसके सामने हमेशा क्या आता है, टी है, ए भी कितना होगा, तो 30 और 30 60, कितना बचा 40। तो 40 में सी कितना हो जाएगा 20 और जी कितना हो जाएगा, बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, इस पर कर देंगे क्या, बताओ। जैसे मैं मान लो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके अंदर जी की परसेंटेज, यार वो करना भूल गया मैं आज, ठीक है। आगे समझो, एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1।
क्वेश्चन कैसे होंगे, इस तरह होंगे। क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसके अंदर थाइमिन कितना है 10%, आवाज तो आएगी ना सर कॉल आने के बाद? आवाज हल्की हो जाएगी। अब तो रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। अरे नहीं मतलब अब जो चल रही है रिकॉर्डिंग अब तो सही आएगी ना आवाज। चलो अगर मान लो एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया कि साइटोसिन 10% है, साइटोसिन 10% है, तो मुझे बताओ एडेनिन कितना आएगा, जल्दी बताओ बस। साइटोसिन कितना 10%, ये भी कितना हुआ 10%, तो वो कितना आएगा 40%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस पे 4 ग्राफ से रूल में। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है ना वो 2.2 मीटर लंबा होता है। डीएनए कितना लंबा होता है 2.2 मीटर लंबा होता है एक डीएनए का स्ट्रैंड। अभी मैं वो भी काउंट करना बताऊंगा तुम्हें कि लेंथ कैसे निकालते हैं। एक डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर। हमारी हाइट कितनी होती है लगभग 170, यानी 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, 175, 177, ठीक है, 165, यानी 2 मीटर भी नहीं होती। और डीएनए की लेंथ कितनी है 2 मीटर, और हमारे हर सेल में डीएनए है। तो फिर किस तरह पैकेजिंग हुई होगी इसकी, इतने बड़े डीएनए की किस तरह पैकेजिंग हुई होगी, तो वो पैकेजिंग करनी सीखनी है। उससे पहले एनसीईआरटी लेके आए क्या तुम? एनसीईआरटी पढ़ो। देखो एक बार है ना ये डाटा याद कर लेना। देखो जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है ना, इसके अंदर तुम्हें ये दिखा रखा है कि यहाँ पे है ना 3.4, 6.8, ये तो मैंने बताया था ना 0.34, मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉम या 34 एंगस्ट्रॉम। ये बोल रहा है इसमें कहाँ है वो लैम्डा फेज वगैरह की, डीएनए में बेस पेयर कितने होते हैं वो। चलो ह्यूमन के दे रखे हैं इसमें, पहले थे इसमें वो पता नहीं कहाँ चले गए, लैम्डा फेज के अलग बेस पेयर थे इसमें। चलो एक बार देख लेना, मैं ह्यूमन का बता रहा हूँ तुम्हें कि 2.2 मीटर कैसा आएगा। ह्यूमन के अंदर ह्यूमन की 2n के लिए मैं बता रहा हूँ, 2n के लिए कितने बेस पेयर 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सॉरी माइनस नो 34 तो है, माइनस नहीं प्लस नो, ठीक है। तो ह्यूमन की 2n में कितने होते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, और इतने बेस पेयर होते हैं। n में कितने होंगे 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि 2.2 मीटर लेंथ कैसे आई, कैसे निकालनी है। देखो ये तो क्या है हमारे पास बेस पेयर, बेस पेयर है ना, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की बीच की डिस्टेंस कितनी होती है अभी बताइए मैंने तुम्हें। 1 बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की, नाइट्रोजन बेस पेयर ही तो बोलते हैं उसको, नाइट्रोजिनस बेस को। भाई जैसे मान लो ये था A, यहाँ पे T था, ये G था, तो ये कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है ना, अभी तो बताइए ना तुम्हें 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे हम, लेंथ ऑफ डीएनए बताओ, टोटल कितने बेस पेयर 2n सेल 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, ये तो टोटल बेस पेयर, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की लेंथ 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसको 10 की पावर -9 कर लो,
6.6, ये हो जाएगा 0.34 हो जाएगा। एक पॉइंट में इधर लिया तो एक पावर कम हो जाएगी वहां पर, 10 की पावर -9 और एक 10 की पावर 9 दे रहा, तो इससे ये कट जाएगा ये करने से। ठीक है, अब 6.6 की 0.34 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। 4 6 24, 24 26 18 19, ये ना, ठीक है। 8 और 6 14, 1 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगा 1 2, कितना है 22 44। कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद या 1 के बाद या, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2.2, तो आगे ना अप्रोक्स कितना 2.2 मीटर। ठीक है, तो इस तरह मैंने बताया तुम्हें कि 2.2 मीटर लेंथ होती है डीएनए की। किसी का भी तुम्हें मान लो कोई क्वेश्चन दिया जाए, मान लो एक फॉर एग्जांपल है ना, कोई तुम्हारे पास एक कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी सेल है, किसी की भी सेल मान लो ये सेल, एक क्वेश्चन, एक सेल है, उसके अंदर कितने बेस पेयर, मान लो उसके अंदर बेस पेयर है 2 × 10 की पावर 6, कितने बेस पेयर है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ डीएनए बताओ, तो कितनी आएगी लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ 2 × 10 की पावर 6, इतने तो बेस पेयर, और कितने हुए हैं बताओ, एक मतलब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 × 10 की पावर -, ठीक है, हाँ सॉरी एंगस्ट्रॉम है ना, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी की भी दे तुम्हें इस तरह हम क्या काम कर देंगे उसकी, वो कर देंगे। इसमें ना लैम्डा फेज की एक बार देख लियो, मेरे याद नहीं आ रही लैम्डा फेज के कितने होते हैं, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, वो याद रख लियो, क्योंकि मुझे इसमें अभी दिखा नहीं, एनसीईआरटी में था वैसे वो, हाँ मुझे अभी दिखा नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर सुपरफिशियल देखा, अभी मुझे इसमें दिखाई नहीं दिया अभी वो। चलो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए, इकोलाई है, उसके डीएनए की लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है कितनी 1.36 mm, ये लेंथ दे रखी है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस, तो नंबर ऑफ बेस पेयर कैसे निकालोगे, लेंथ दे रखी है इस बार, तो 1.36 mm को 10 की पावर -3 mm 10 की पावर -3 और माइक्रो होता है 10 की पावर -6 इज इक्वल टू, ये क्या है बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू, ये तो सेम लिखी जाएगी इसमें 3.4 × 10 की पावर -10, नंबर ऑफ बेस पेयर कितना आएंगे, इसको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड में चला जाएगा ना इधर आगे, बताओ अब निकाल लोगे कितना, 10 की पावर -10 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी ने पूछ रखा कि द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए इज 1.36 mm, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ इकोलाई। क्या मुझे बताओ इकोलाई के साथ साथ आप तुम किसी के भी कैलकुलेट कर दोगे हर चीज, चाहे तुम्हारे से ये पूछ ले लेंथ, चाहे तुम्हारे से नंबर ऑफ बेस पेयर पूछ ले, ठीक है, और ये तो तुम्हें पता ही है, या तो ये पूछेगा और या ये पूछेगा, तो तुम्हें पता ही है एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस इतनी होती है। बताओ आगे क्या समझ में तुम्हारे, ठीक है। तो अगर इतनी बड़ी लेंथ है डीएनए की तो उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन यही था ना कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो पैकेजिंग कैसे करते हैं, चलो तो हमें क्या करनी है, पैकेजिंग करनी है। देखो डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे कौन सा चार्ज है, अभी हमने पढ़ा है निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए हो गया, उसके बाद एक प्रोटीन होता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है,
क्योंकि इसके अंदर है ना एमिनो, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो इसके अंदर ना 2 एमिनो एसिड होते हैं। कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है भाई, कौन से एमिनो एसिड? लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, इसी कारण जो प्रोटीन होता है ये बेसिक नेचर का होता है। और ये क्या होगा? डीएनए। एसिडिक नेचर होगा क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड था। याद है ना फॉस्फोरिक एसिड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना था जब, तो इसीलिए होता है एसिडिक नेचर का, ये बेसिक नेचर का। पता लग गया हमें? वो नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज। बताओ इतना समझ में आएगा तुम्हारे? अब एक जो प्रोटीन है इसमें, इसको पकड़ लो। अगर मैं बात करूं ना हिस्टोन प्रोटीन की, तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 5 होते हैं। H1, H2A, H2B, H3, H4। ठीक है भाई, तो ये 5 होते हैं किसके अंदर? हिस्टोन प्रोटीन के अंदर होते हैं। समझो, भी समझने की चीज है सारी। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन ओक्टामर। क्या बनाते हैं? हिस्टोन ओक्टामर बनाते हैं। और ये बीच बीच में मिलता है हमें क्या? H1। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? H1, H2A, H2B, H3, H4, ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे? हिस्टोन ओक्टामर बनाएंगे। ठीक है, यानी कुछ इस तरह का हिस्टोन बना देंगे। इस तरह याद रख लो। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया? हो गया? ओक्टामर बनाएंगे। बताओ समझ में आएगा तुम्हारे को? ठीक है, अब इसने हिस्टोन ओक्टामर बनाया और ये साइड साइड में लगे हुए होंगे। ठीक है, अब इसके चारों तरफ, इस ओक्टामर के चारों तरफ, इसको मैं लिख दूं यहां पे हिस्टोन ओक्टामर। इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है डीएनए। क्या रैप्ड होता है इसके चारों तरफ? ठीक है, ये डीएनए, रैप्ड डीएनए इसके चारों तरफ इस तरह लिपटा हुआ है। जब डीएनए इसके चारों तरफ लिपट जाता है तो इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसोम। बताओ इतना समझ में आएगा? हिस्टोन प्रोटीन 8 यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे? हिस्टोन ओक्टामर। उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोन ओक्टामर। हिस्टोन ओक्टामर के चारों तरफ, हिस्टोन ओक्टामर के चारों तरफ क्या लिपटा हुआ होगा? डीएनए लिपटा हुआ होगा। डीएनए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, वो लिपटा हुआ है। जब वो उसके चारों तरफ लिपट जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ठीक है, और साइड में एनसीईआरटी ने डायग्राम भी रखा है, साइड में ऐसे H1 लिखा हुआ है। आगे H1 वाली यूनिट देखो, मैं दिखाता हूं। देखो ये लिपटा हुआ, और देखो साइड में एक ये लगा रखा है, इसको क्या बोलता है? H1। ठीक है, अब डीएनए इस तरह लिपटा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओक्टामर, ये ओक्टामर। ठीक है, और चारों तरफ क्या लिपटा हुआ है? ये मैंने इसी पेन से बनाया था। चलो देखो, ये ओक्टामर, ये ओक्टामर, और चारों तरफ क्या लिपटा हुआ? डीएनए। इस तरह लिपटा हुआ है, और बीच बीच में क्या है? H1। यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, ये क्या है सारा? H1। ओक्टामर ने तो मतलब H2A, H2B, H3, H4 उन्होंने तो ओक्टामर बनाया। H1 ऐसे बीच बीच में, और डीएनए इस तरह लिपटा हुआ है। ये इस तरह दिखाई देते हैं जैसे डोरी होती है ना, रस्सी होती है, रस्सी पे बीड्स होती है, जो बीड्स मतलब एंटन सी होती है। ठीक है, तो बीड्स लुक्स लाइक कैसे दिखाई देते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी रस्सी पर बीड्स इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह का दिखाई देता है। बताओ आया क्या समझ में?
तो हमने क्या बनाया, न्यूक्लियोसोम बना दिया। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग 200 बेस पेयर होते हैं पर न्यूक्लियोसोम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितने बेस पेयर मिलेंगे, 200 बेस पेयर मिलेंगे पर न्यूक्लियोसोम के अंदर। ठीक है, अच्छा सर ने तुम्हें सेल डिवीजन में ही पढ़ाया कि जो क्रोमेटिन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, 2 टाइप का होता है क्रोमेटिन, पढ़ाया था ना क्रोमेटिन। ठीक, अब ये मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन धागे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन धागे, और वही क्रोमेटिन धागे मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। यानी अगर मैं बात करूं, डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से क्या मिलकर बना हुआ है, डीएनए। और डीएनए क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम, चारों तरफ लिपट कर। ये क्या बनाता है, क्रोमेटिन, और ये क्रोमोसोम। इस तरह का सारा का सारा स्ट्रक्चर रहता है। मतलब ये धागे बनाएंगे, क्रोमेटिन धागे इस तरह दिखाई देंगे, मतलब ये न्यूक्लियोसोम ऐसे दिखाई देंगे जैसे बीड्स होती है ना, रस्सी पे बीड्स होते हैं, इस तरह दिखाई देंगे। ये मिलकर क्रोमेटिन धागे बनाएंगे, जैसे क्रोमेटिन धागे दिखाए सर ने बताया वो क्रोमेटिन। ठीक है, और वही किस में अरेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या किसका स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम का। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए इस तरीके से होता है। ठीक है, सर ने तुम्हें हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन अगर ना बताया हो तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, यूक्रोमेटिन, ये लूजली पैक होता है। ये सारा सेल डिवीजन में सर ने बता दिया होगा तुम्हें। ठीक है, इसके अलावा 200 बेस पेयर होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, ये भी मैंने बता दिया। स्ट्रिंग पे बीड्स जो होते हैं ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलो हो गया तुम्हारा पूरा। ठीक है, अब इसके बाद हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा में के बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसमें ना कुछ साइंटिस्ट आएंगे, जैसे ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्थ ने ना माइस के अंदर, चूहों के अंदर एक्सपेरिमेंट, अब हमें खोज करनी है। देखो हमें ये पता है कि जो मैसेज होता है, मैसेज, तो वो क्या करता है, मैसेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। या तो वो डीएनए लेके जा सकता है, प्रोटीन, क्योंकि दोनों साथ में है, प्रोटीन भी साथ में आ गया, डीएनए भी। लेकिन हमें ये नहीं पता इसमें मैसेज की तरह कौन वर्क करता है, साइंटिस्टों को ये नहीं पता। तो अब हम इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट आएगा ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट, उसने माइस के अंदर यानी चूहों के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था। फिर हर्षे चेज का एक्सपेरिमेंट आएगा, तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या है, कौन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या फिर प्रोटीन है। ठीक है, तो उन पे एक एक लेक्चर देंगे हम, एक एक लेक्चर एक बनाऊंगा। ठीक है, कर दो शुरू हो दो।